गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो स्टडी करेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में, या फिर टॉपिक का नाम है मोशन इन वर्टिकल सर्कल के नाम से। तो आज का ये टॉपिक है हमारा। इसमें हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में सीखना है, या फिर आपका जो टॉपिक है मोशन इन वर्टिकल सर्कल के नाम से। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको बड़े आसानी से आप लोगों ने समझना है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती क्या है, पहले तो हम लोग ये देखें। जब वेलोसिटी चेंज होती है तो ऐसी मोशन को आप लोग नाम देते हो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया, टॉपिक का नाम है आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ जल्दी जुड़िए ताकि हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करें, जो कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के नाम से या फिर मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल के नाम से है। आज गुड आफ्टरनून। और भी स्टूडेंट्स जल्दी जुड़िए आप लोग हमारे साथ, ताकि हम आज का जो टॉपिक है मज़ेदार टॉपिक है, और कुछ जो हमारे लाइव एग्जांपल्स होते हैं हमारे आंखों के आगे, वो इस तरह के टॉपिक से संबंधित होते हैं। तो उनको हम लोग यहाँ आज स्टडी करते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने आज यहाँ सीखना है। तो आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के नाम से या मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल के नाम से ये टॉपिक है। दीपांशु गुड आफ्टरनून, आशीष गुड आफ्टरनून। और भी स्टूडेंट्स आप लोग जल्दी जुड़िए ताकि मैं टॉपिक को स्टार्ट करूं और इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करें। तो मैं टॉपिक को स्टार्ट करने वाला हूं। मैं बात करूंगा किसके बारे में, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। तो पहली बात तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती क्या है। आप लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए स्टडी किया। जब कोई बॉडी कौन से पाथ में मूव करती है, सर्कुलर पाथ में मूव करती है, तो वहां कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो आपका ये वाला जो केस है वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स का ही केस है। लेकिन यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे बनेगा, उन कंडीशंस को हम लोगों ने यहाँ स्टडी करना है, और वो सभी कंडीशंस हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं। कैसे हम लोग इस तरह के टॉपिक को स्टडी करें वो देखें। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या किया, एक धागा लेते हैं और उसको किसी पॉइंट पर फिक्स कर देते हैं। उसके दूसरे एंड पर हम लोग क्या करेंगे, किसी मास को सस्पेंड करेंगे, और किसी पार्टिकल को, किसी बॉडी को ऐसे हम क्या करते हैं, मान लीजिए रोटेट करते हैं। या उस दौरान क्या होगा कि जो ये मोशन आएगी आपकी, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, या वर्टिकल सर्कल के अंदर इस तरह की मोशन है। तो यानी कि किसी बॉडी को आप जब ऐसे इस सर्कुलर पाथ में क्या करते हो, मूव करवाते हो, तो ऐसी जो मोशन है आपके पास वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। तो ये मोशन क्या हमारे पास, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो हम लोग यहाँ कंसीडर क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे एक स्ट्रिंग लेते हैं, उस स्ट्रिंग के एक एंड को फिक्स कर देते हैं, दूसरे एंड पे एक मास ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सस्पेंड करते हैं, और वहां उस मास ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, फिर वर्टिकल सर्कल में मूव करवाते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि ये कैसे जो बॉडी है, मास ऑब्जेक्ट है, ये उस वर्टिकल सर्कल को पूरा कर पाएगा, और कौन सी कंडीशंस के अंदर ये वर्टिकल सर्कल को पूरा कर पाता है, वो सभी कंडीशंस हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, ये कोई स्ट्रिंग लिया है जिसकी टोटल लेंथ आपके पास क्या है, L है। इसके एक एंड को हमने किस पे फिक्स किया, O पॉइंट पे फिक्स किया है, और दूसरे एंड पे कोई मास ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका मास कितना है, स्मॉल m हम कंसीडर करते हैं। अब उस मास ऑब्जेक्ट को हम कैसे मूव करवाते हैं, वर्टिकल सर्कल में मूव करवाते हैं। हालांकि बॉडी को उस वर्टिकल सर्कल को बना नहीं पाएंगे, तो वैसे जो नॉर्मल सर्कुलर पाथ आपको दिखाई देता है, वैसे ही आपको सर्कुलर पाथ हम यहाँ बनाते हैं। तो ये जो मास ऑब्जेक्ट है आपका, ये वर्टिकल सर्कल में क्या करेगा, मूव करेगा। और मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों को, वो वर्टिकल सर्कल ऐसा नहीं होता। वर्टिकल सर्कल होता वर्टिकल डायरेक्शन में जो होगा, ऐसे सर्कल को आप वर्टिकल सर्कल नाम दोगे। अब देखिए यहां क्या होगा, हम मानते हैं कि जो ये वाला पॉइंट है ये लोवेस्ट पॉइंट है। यहां मैं कौन सा पॉइंट मानता हूं, मिडिल पॉइंट मानता हूं, और ये आपका टॉप पॉइंट है, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट है। अब देखिए हमने यहां किसी मास ऑब्जेक्ट को सस्पेंड किया है, जिसका मास हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अब
मास यानी कि वेट की डायरेक्शन कैसे होती है, हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड होती है। स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगी वो कैसे दिखाई देगी, सेंटर की तरफ दिखाई देगी। तो स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन आएगी वो कैसे आएगी, सेंटर की तरफ आ जाएगी। अब हम क्या मानते हैं, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, पी पॉइंट पे वो मास ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, यानी कि जब ये वर्टिकल सर्कल में मूव करेगा मास ऑब्जेक्ट, तो मैंने यहां कोई पी पॉइंट मान लिया इस वर्टिकल सर्कल में, यहां मैंने वो पी पॉइंट माना। वेट कैसे आएगा, हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड। अब वेट वो इस लाइन के साथ एंगल बनाएगा, तो इसलिए वेट के कंपोनेंट्स आ जाएंगे वहां। तो मैंने क्या माना कि किसी टाइम पर जो ये पार्टिकल था वो कौन से पॉइंट पे है, पी पॉइंट पर है। पी पॉइंट पे उस मास ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो वी वेलोसिटी मान लेते हैं हम लोग। वेलोसिटी क्या मानी, वी वेलोसिटी। अब जो वेट होता है वो हम लोग हमेशा कैसे दिखाते हैं, वर्टिकल डाउनवर्ड। तो वेट की डायरेक्शन कैसे आएगी, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन यहां। तो अब जो ये वेट है वो इस लाइन के साथ क्या बनाता है, तो इस लाइन के साथ एंगल बनाएगा। अगर ये एंगल थीटा है आपके पास, तो ये वाला एंगल भी हमारे पास थीटा होगा। और वेट के क्या आएंगे, कंपोनेंट्स। इस तरफ वेट का कौन सा कंपोनेंट आएगा, कोसाइन कंपोनेंट, क्योंकि बेस लाइन के साथ, जिस लाइन के साथ, जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता है उसके साथ कौन सा कंपोनेंट लिया जाता है, कोस कंपोनेंट लिया जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा mg cos थीटा, और कोस के परपेंडिकुलर जो लिया जाएगा वो साइन कंपोनेंट लिया जाता है। तो इस तरफ आ जाएगा mg sin थीटा। अब समझिए, मैं आपको विजुलाइज करने की कोशिश करवाता हूं कि कैसे हम इमेजिन करते हैं। मान लीजिए ये आपका लोएस्ट पॉइंट, वो ये वाला पॉइंट पी पॉइंट है। अब इस पी पॉइंट पे जो वेट होगा वो वर्टिकल डाउनवर्ड आएगा। वेट ऐसे आएगा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब वेट अगर वर्टिकल डाउनवर्ड है, जैसे मैं यहां मान लेता हूं, यहां ये मास ऑब्जेक्ट ये आपके पास, तो वेट वर्टिकल डाउनवर्ड आता है, वेट ऐसे जाएगा। अब वो वेट इस लाइन के साथ एंगल बना चुका है, इसीलिए वेट का इस तरफ आएगा कौन सा कंपोनेंट, कोस कंपोनेंट, और कोस के परपेंडिकुलर आएगा कौन सा कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट। अब यहां जो टेंशन की डायरेक्शन है वो किसकी तरफ रहेगी, बॉडी से दूर की तरफ, यानी कि सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ, यानी कि पी से ओ की तरफ। किसकी डायरेक्शन है, ये टेंशन की डायरेक्शन है। तो पी से ओ की तरफ मैंने डायरेक्शन दिखाई, किसकी, टेंशन की डायरेक्शन। mg cos थीटा की डायरेक्शन ओ से पी की तरफ है, यानी कि बाहर की तरफ है, सर्कल के सेंटर से दूर की तरफ है। अब mg sin थीटा इस तरफ है, वेट इस तरफ है। अगर ये आप लोगों को आप लोग इसके बारे में समझ चुके हो, तो फिर हम इस टॉपिक को आगे की तरफ करते हैं स्टडी। तो देखिए अब हम बात करते हैं, यहां सेंट्रीपिटल फोर्स किसके कारण मिलेगा। एक तो आपका सेंटर से दूर की तरफ है फोर्स, जिसको आप mg cos थीटा नाम देते हो, और एक फोर्स सेंटर की तरफ है जिसको हम टेंशन नाम देते हैं। अब इन दोनों के कारण क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। और आप लोगों ने स्टडी कर चुके आप लोग कि सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ होती है, और जिसको हम mv²r से लिखते हैं। अब p पॉइंट पे वेलोसिटी v है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, mv²r रहेगा। तो मैं यहां लिखता हूं, जो आपके पास t माइनस mg cos थीटा है, ये टोटल फोर्स है उस मास ऑब्जेक्ट पर, कौन से पॉइंट पर, p पॉइंट पर। t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू टोटल फोर्स ऑन द मास ऑब्जेक्ट एट पॉइंट p। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, दिस टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास की प्रोडक्ट किसके साथ, एक्सेलरेशन के साथ। मास कितना है m, और एक्सेलरेशन कौन सा है, v²r, जिसको आप क्या नाम देते हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये टोटल फोर्स किसके बराबर हुआ, mv²r के बराबर हुआ। तो हम लोगों ने क्या देखा कि p पॉइंट पर टोटल फोर्स था t माइनस mg cos थीटा। अब आप ये सोचोगे t माइनस mg cos थीटा क्यों लिखा, क्योंकि टेंशन की डायरेक्शन p से o की तरफ है, cos कंपोनेंट जो है वेट का वो सेंटर से दूर की तरफ है। टेंशन और mg cos थीटा एक दूसरे के अपोजिट थे, दोनों को अगर ऐड करोगे तो मैं ये वाली डायरेक्शन को प्लस मान लेता हूं, सेंटर की तरफ वाली डायरेक्शन को, और सेंटर से दूर वाली डायरेक्शन को माइनस मान लेता हूं। टोटल का मतलब ऐड करना, तो t आपका प्लस में है
और cos कंपोनेंट आपका माइनस में हुआ, तो t प्लस माइनस mg cos थीटा यानी कि t माइनस mg cos थीटा, ये उस मास ऑब्जेक्ट पर p पॉइंट पर क्या है, टोटल फोर्स है, जो कि न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार मास की प्रोडक्ट एक्सेलरेशन के साथ होगा, तो यानी कि mv²/r के बराबर होगा। अब यहां से टेंशन देखनी है मैंने, तो टेंशन t की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो mv²/r प्लस mg cos थीटा के बराबर आ जाती है। अगर यहां तक हमें क्लियर है तो मेरे हिसाब से अब आपको आने वाले जो टॉपिक है उनके अंदर किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। अब मैं बात करूंगा यहाँ दो पॉइंट के बारे में, एक तो हमारे पास लोएस्ट पॉइंट, एक है हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट पर देखना है हमें रिजल्ट कैसे निकालना है और हाईएस्ट पॉइंट पर देखना है रिजल्ट को कैसे निकालना है। तो देखिए लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन देखनी है क्या है और हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन देखनी है क्या रहेगी, और उसके अनुसार हम अपने इस टॉपिक को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। और एक मजेदार टॉपिक है ये। क्यों मजेदार टॉपिक है? मैंने बताया था कि जो कुछ डेंजरस एक्टिविटी के बारे में बात की थी जिसको मौत के कुएं वाला खेल हम बोलते हैं, और उसमें जो मोटरसाइकिलिस्ट है या जो भी परफॉर्मर है वहाँ वो क्या करता है, वर्टिकल लूप को कंप्लीट करता है बाइक से। अब वो कभी टॉप पे जाता है तो नीचे नहीं गिरता है, तो कोई ना कोई तो कंडीशन है ऐसी वहाँ कि वो टॉप पे जाने के बाद नीचे नहीं गिरता। ऐसे मैंने बताया आप लोगों को वहाँ कि आप किसी बाल्टी के अंदर पानी को भरते हो और उस बाल्टी को ऐसे मतलब कि घुमाते हो, तो बाल्टी में टॉप पे जाने के बाद पानी नीचे नहीं गिरता, तो क्यों नहीं गिरता, उसका आंसर भी आपको यहाँ से मिलेगा। और मान लीजिए कोई पायलट है, वो क्या करता है, लूपिंग करता है, वर्टिकल लूपिंग करता है किसी एरोप्लेन की या कोई भी आपके पास जेट है उसकी, तो उस लूपिंग में वो पायलट भी नीचे नहीं गिरता है या वो आपका जो जेट है वो नीचे नहीं गिरता है। तो उन सब के आंसर इस टॉपिक से ही हमें पता लगेंगे, जितने भी इस तरह के एग्जांपल्स हैं उनसे संबंधित। तो यहाँ हम जो बात करेंगे, अब टेंशन को मैं सबसे पहले बात करता हूँ लोएस्ट पॉइंट पर। जब ये पार्टिकल या बॉडी यहाँ इस लोएस्ट पॉइंट पे होगी तो आप खुद सोचिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री। क्योंकि पहले ये यहाँ थी तो थीटा एंगल कितना आया हमारे पास, मतलब कि एंगल कितना हुआ, थीटा हुआ। लेकिन P की बजाय वो L पॉइंट पे होता मास ऑब्जेक्ट, तो थीटा कितना रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। तो मैं लिखता हूं टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट निकालना मैंने, तो टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट निकालना है तो मैं एट लोएस्ट पॉइंट थीटा की वैल्यू को देखूंगा सबसे पहले कितनी है। तो हम लोग लिखते हैं एट एल, यानी कि एट एल का मतलब लोएस्ट पॉइंट पर। एट एल थीटा कितना है, 0 डिग्री। अब लोएस्ट पॉइंट पर थीटा 0 डिग्री है, इसलिए हमारे पास मैं यहां रखूंगा तो t की जगह पे हो जाएगा TL, यानी कि टेंशन कौन से पॉइंट पर, लोएस्ट पॉइंट पर। तो टेंशन मैंने लिखी कौन से पॉइंट पर, लोएस्ट पॉइंट पर, ये बराबर है m, और लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी मान लेता हूं कितनी, VL, तो mVL² बाय r। लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या मानी मैंने, VL मानी है, प्लस mg cos थीटा, थीटा की जगह पे आप 0 डिग्री रखोगे, और आप लोगों को पता है कि cos 0 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो इसलिए यहां क्या हो जाएगा, प्लस में mg। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो टेंशन आ जाती है कौन से पॉइंट पे निकाली हम लोगों ने, लोएस्ट पॉइंट पे निकाली है। तो ये थी टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट। अब बात करें टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पर। टेंशन एट एच क्या आपका हाईएस्ट पॉइंट। देखिए जब ये मास ऑब्जेक्ट यहां हाईएस्ट पॉइंट पे चला जाएगा, यहां 0 डिग्री एंगल था और फिर ये थीटा एंगल लेता है, फिर इस तरीके से ये इतना एंगल लेता है, तो आपको सोचिए यहां 0 डिग्री एंगल था और आधा सर्कल पूरा कर चुका है वो हाईएस्ट पॉइंट पर। जब आधा सर्कल पूरा कर लेगा तो उस टाइम पे वो एंगल कितना कवर करेगा अपनी इस लोएस्ट पॉइंट से, तो उस दौरान एंगल पूरा कर चुका है 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री का एंगल को वो पूरा कर चुका होगा। तो हम लिखेंगे हाईएस्ट पॉइंट पे थीटा की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री है, और जो हमारे पास उस 180 डिग्री की वैल्यू लिखी जाती है वो -1 के बराबर लिखी जाती है। उम्मीद है आपको यहाँ क्लियर है ये बात कि कैसे हम लोगों ने हाईएस्ट पॉइंट पे थीटा को 180 डिग्री लिया। दोबारा से सुनिए, पहले ये पार्टिकल यहाँ था लोएस्ट पॉइंट पर, फिर आपने देखा ये हाईएस्ट पॉइंट पर, तो हाफ सर्कल को पूरा कर चुका है। हाफ सर्कल पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा।
तो थीटा हम लोग लेते हैं कितना 180 डिग्री, cos 180 डिग्री होता है किसके बराबर -1 के बराबर। अब यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन जो आएगी हमारे पास वो मैंने लिखी TS = m, और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मान लेते हैं हम लोग Vx, और लोएस्ट पॉइंट पे क्या मानी थी Vf, तो m Vx²/r, और यहां मैं थीटा की जगह पे 180 डिग्री रखूंगा तो cos 180 हमारे पास -1 है तो -mg हो जाएगा, -mg। तो देखिए यहां से अगर मैं m कॉमन ले लेता हूं तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा अंदर वो आ जाता है Vs²/r - g, ये रिजल्ट आ जाता है। अब ये टेंशन है कौन से पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर, और ये वाली टेंशन है कौन से पॉइंट पर, लोएस्ट पॉइंट पर। अब मैं सबसे पहले बात करूं, अगर Vx की वैल्यू घटेगी तो टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पर घटना स्टार्ट हो जाएगी। मैं क्या कह रहा हूं यहां, अगर Vx की वैल्यू घटती है हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी को डिक्रीज करवाया जाए, घटाया जाए, तो टेंशन भी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, घटना स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे जैसे हम Vx की वैल्यू को घटाते हैं तो टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पर घटना स्टार्ट हो जाती है। अब हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी की एक ऐसी वैल्यू आ सकती है जिस वैल्यू पर हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन 0 बन जाए। ऐसी कंडीशन में हम हाईएस्ट पॉइंट पर उस वेलोसिटी को नाम देंगे क्रिटिकल वेलोसिटी। तो पहले आप मुझे बताओ कमेंट करके कि जो वर्टिकल सर्कल का जो टॉपिक मैंने अब तक आप लोगों को बताया है, आप लोगों को समझ में आया है या नहीं। क्योंकि अगर ये कुछ पॉइंट्स आपको समझ में आ चुके हैं तो मेरे हिसाब से इस टॉपिक में कोई भी मुश्किल आप लोगों के लिए नहीं बचेगी। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को यहाँ तक ये टॉपिक समझ में आया है या नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, आप लोगों को कहीं कुछ समझ में नहीं आया, कोई पॉइंट ऐसा है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो कमेंट करो, आप लोग जल्दी बताओ कि आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं। कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट करके जल्दी बताओ। दीपांशु कोई बात नहीं, मैं एक बार रिपीट कर दूंगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप एक बार दोबारा सुनिए कि कैसे हम लोगों ने इस टॉपिक को स्टडी किया अब तक। मैंने कहा कि एक स्ट्रिंग लिया हम लोगों ने, उस स्ट्रिंग के इस एंड पर हमने मास को सस्पेंड किया है, दूसरा एंड मैंने फिक्स कर दिया, और उस मास को मैं क्या करता हूं, इस वर्टिकल सर्कल में घुमाते हैं हम लोग, इस वर्टिकल सर्कल में मूव करवाते हैं। तो वो किसको पूरा करेगा, वर्टिकल सर्कल को पूरा करेगा। एन क्या वहां लोएस्ट पॉइंट, एम मिडल पॉइंट, एच क्या आपका हाईएस्ट पॉइंट। मैंने अपने टॉपिक को समझाने के लिए क्या किया, पॉइंट पी को कंसीडर किया। जैसे ये आपका लोएस्ट पॉइंट था, मैं यहां ले लेता हूं इसको डस्टर को, ये आपका लोएस्ट पॉइंट था, तो हमने क्या किया, पॉइंट पी यहां माना मैंने, तो पॉइंट पी यहां था। बॉडी का वेट कैसे आएगा, उस पार्टिकल का वेट कैसे आएगा, वर्टिकल डाउनवर्ड आएगा। अब ये वेट इस लाइन के साथ एंगल बना चुका है, तो इस तरह कोस कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर आ गया, साइन कंपोनेंट वही मैंने यहां तक किया। अब तक टेंशन जो होती है हमेशा बॉडी से बाहर की तरफ होती है, दूर की तरफ होती है, तो टेंशन की डायरेक्शन यहाँ कैसे है, सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ की तरफ है। अब ये डायरेक्शन अगर मैं पॉजिटिव मानूं तो इसका मतलब ये डायरेक्शन मैं नेगेटिव मानूंगा। अब इस डायरेक्शन में ही तो एक्सेलरेशन होगा, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो वहां सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है, वो सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ रहेगा, तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ है। अब हम क्या कहते हैं, t माइनस mg cos थीटा, क्योंकि ये नेगेटिव है आपका, तो t माइनस mg cos थीटा के कारण ही कौन सा फोर्स था, सेंटीमीटर फोर्स था, यानी कि टोटल फोर्स था। तो t माइनस mg cos थीटा टोटल फोर्स है वहां, तो ये बराबर है इसके मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपका v²/r है यहां। तो टेंशन यहां से ऐसे आ जाती है, P पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू आ गई T mv²/r प्लस में mg cos थीटा। अब मैं बात करता हूं टेंशन लोएस्ट पॉइंट पर। अब लोएस्ट पॉइंट पर थीटा कितना है, 0 डिग्री है। थीटा अगर 0 डिग्री है लोएस्ट पॉइंट पर, तो cos 0 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब इसीलिए हमारे पास जो टेंशन TL है आपका लोएस्ट पॉइंट पर है, वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पे मैंने VL बोल दिया, तो यहां रखूंगा मैं, यहां पर TL बराबर है mvl²/r प्लस mg cos 0 1 होता है। तो ये रिजल्ट आ जाता है टेंशन का कौन से पॉइंट पर, लोएस्ट पॉइंट पर रिजल्ट आ जाता है। इक्वेशन 1 मान ली मैंने ये।
अब हाईएस्ट पॉइंट में बात करी हम लोगों ने, ये बॉडी पहले यहाँ थी थीटा 0 डिग्री के साथ, हाईएस्ट पॉइंट पे ये आधा सर्कल पूरा कर चुकी है, यानी कि सेमी सर्कल पूरा कर चुकी है। और सेमी सर्कल में जो एंगल बनेगा, मैं ऐसे ले लेता हूँ यहाँ, ये मान लीजिए सेमी सर्कल पूरा हो चुका है। उस दौरान इसकी इस इनिशियल पोजीशन से जो एंगल बनेगा वो कितना एंगल आएगा, ये वाला टोटल एंगल 180 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो ये वाला एंगल 180 डिग्री हुआ। तो हाईएस्ट पॉइंट इनिशियल पोजीशन से कितना एंगल बनाता है, 180 डिग्री का एंगल बनाता है। तो cos 180 डिग्री हमारे पास -1 होता है। और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मान ली हम लोगों ने VH, तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पे TH, वेलोसिटी की जगह पे VH रखेंगे, cos 180 डिग्री रखेंगे, तो रिलेशन आ जाएगी हम लोगों के पास ये। अब यहां तक अगर समझ में आ चुका है तो उसके बाद हम लोग यहां जो स्टडी करेंगे, तो देखिए TH आपका किसके बराबर आ चुका है, mvh²/r, और माइनस में g आपके पास ये रिजल्ट है। अब आप इसमें देख सकते हो हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी के रिजल्ट की बात करें हम लोग, अगर मैं वेलोसिटी की वैल्यू को घटाऊंगा तो यहाँ तो माइनस में है ना रिजल्ट हमारा, तो माइनस में है, तो इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर जो टेंशन वो भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। जिसमें आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ, अगर आप वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे घटाओगे तो अगर सीधी सी बात है, अगर ये डिक्रीज हो गया तो VH² भी डिक्रीज होगा, तो इसका मतलब टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो TH भी क्या होना स्टार्ट हो जाती है, आपकी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। अब हम कह रहे हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी की एक ऐसी वैल्यू जरूर आएगी, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी की एक ऐसी वैल्यू जरूर आएगी जिस वैल्यू पर टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी बन जाएगी, 0 बन जाएगी। और हाईएस्ट पॉइंट पर उस वेलोसिटी की वैल्यू को हम मान लेते हैं किसके बराबर, vc के बराबर, यानी कि क्रिटिकल वेलोसिटी हम यहां इसको बोलेंगे। कौन सी वेलोसिटी बोलेंगे इसको, क्रिटिकल वेलोसिटी बोलेंगे। तो क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी पर हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन कितनी बन जाती है, 0 बन जाती है। तो मैं क्या कहता हूं कि क्रिटिकल वेलोसिटी पर टेंशन कितनी बनी, 0 बनी, तो मैं इसलिए हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन कितने रख दूंगा, 0 रख दूंगा। तो 0 रखेंगे तो इसलिए हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा यहाँ mvc²/r -mg, ठीक है। अब -mg इधर आके प्लस होना है, m से m कैंसिल होगा, तो ऐसा करने से हमारे पास आ जाएगा vc² = r × g। देखिए कैसे किया मैंने, -mg को इस तरफ लेके आया प्लस, तो यानी कि mvc²/r बराबर mg के, m से m कैंसिल हुआ, r इधर मल्टीप्लाई किया, तो इसलिए हमारे पास vc² बराबर आ जाता है किसके, rg के। और ऐसा करने से आपके पास vc की वैल्यू आ जाएगी, vc = √rg। तो vc किसके बराबर आ जाएगा, √rg के बराबर आ जाएगा। तो ये आपके पास हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी इतनी रहे। तो कुल मिलाकर बात ये है, अब जो आपको यहां से पॉइंट समझना है, अगर हम लोगों को वर्टिकल लूप कंप्लीट करना है, या तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इतनी हो या इससे ज्यादा हो, तो फॉर कंप्लीटिंग वर्टिकल लूप, जो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी है ग्रेटर या इक्वल हो किसके, √rg के। अब क्यों ऐसा बोला मैंने, अगर ये √rg के बराबर है हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी, तो यानी कि क्रिटिकल वेलोसिटी है, टेंशन 0 है, तो भी वो बॉडी जो ऊपर पहुंच चुकी है टॉप पॉइंट, वो नीचे नहीं गिरेगी। या फिर वेलोसिटी इससे ज्यादा हो, √rg से ज्यादा रहे, तो आपको हाईएस्ट पॉइंट की कंडीशन पता लग चुकी है कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो किससे ज्यादा रहे, √rg से या उसके बराबर रहे। अब ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि अगर वेलोसिटी की वैल्यू ये आएगी आपके पास हाईएस्ट पॉइंट पर, तो टेंशन भी हमारा क्या हो सकता है, ग्रेटर या इक्वल हो सकता है 0 से हाईएस्ट पॉइंट पर। क्योंकि अगर बराबर वैल्यू रख दूंगा √rg की तो टेंशन 0 आएगी, अगर ज्यादा वैल्यू रख देंगे तो ग्रेटर 0 से हो जाएगी। तो कुल मिलाकर बात ये है, जो फर्स्ट पॉइंट आपने इस टॉपिक से समझना है, वो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है
कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी का रिजल्ट आए या तो ज्यादा आए या इसके बराबर आए, रूट ऑफ आर जी के बराबर आए। तो क्लियर आप लोगों को ये बात कि कैसे हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का रिजल्ट रहे। अगर बाय चांस वेलोसिटी का रिजल्ट रूट आर जी से कम आता है, वो बॉडी एकदम नीचे गिर जाएगी, धागा सेलेक्ट कर जाएगा। सेलेक्ट का मतलब ढीला पड़ जाएगा धागा, और वो ढीला पड़ते ही यानी कि टेंशन आपकी नेगेटिव बन चुकी है वहां, और टेंशन नेगेटिव बन चुकी है क्योंकि अगर आप खुद देखो आपकी क्रिटिकल या हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेलोसिटी हम रूट ऑफ आर जी से कम रख देंगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि टेंशन वहां उस हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो वो धागा सेलेक्ट कर जाएगा, सेलेक्ट का मतलब ढीला पड़ेगा, और ढीला पड़ने में वो बॉडी एकदम नीचे गिर जाएगी। तो कुल मिलाकर फर्स्ट कंडीशन हमारी ये आती है। वो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हाईएस्ट पॉइंट पे या तो वेलोसिटी रूट आर जी से ज्यादा हो या उसके बराबर हो, जिसके कारण हमें क्या मिलेगा कि टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पे या तो ज्यादा होगी या बराबर होगी किसके, जीरो के। ठीक है, आज जो आपको क्लियर है। तो और देखिए अब इस टॉपिक में आगे हम क्या निकालते हैं इस टॉपिक के रिजल्ट को। अब हमें जरूरत है लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी का रिजल्ट की, क्योंकि आप इसको निकाल चुके हो, ये ग्रेटर या इक्वल है किसके, रूट आर जी के। यानी कि हम हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी को पता कर चुके हैं जो कि रूट आर जी से बराबर या उससे ज्यादा आए। अब हमें लोएस्ट पॉइंट की तरफ जाना है। लोएस्ट पॉइंट पर हमारे पास वेलोसिटी का कितना रिजल्ट हो ताकि वर्टिकल लूप बना रहे, वर्टिकल लूप को बॉडी कंप्लीट करे, यानी कि बिना किसी रुकावट के वो वर्टिकल लूप को कंप्लीट करती रहे। तो लोएस्ट पॉइंट वेलोसिटी क्या है, और यहां भी आप देखेंगे मिडिल पॉइंट पे क्या आ सकती है। कुछ इस तरह के टॉपिक को हमने यहां देखना है। तो देखिए मैं बात करता हूं, यहां आप लोगों ने स्टडी किया होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मैंने यहां अप्लाई करना है। मैं कहूंगा कि जितनी टोटल एनर्जी लोएस्ट पॉइंट पे है उतनी टोटल एनर्जी कौन से पॉइंट पे हो, हाईएस्ट पॉइंट पर रहे। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का रिजल्ट लिखते हैं। कौन का मतलब होता है आपका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कॉम, यानी कि आपका जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमें क्या कहता है यहां इस बारे में। ये कहता है कि जितनी टोटल एनर्जी आपकी लोएस्ट पॉइंट पे है उतनी टोटल एनर्जी कौन से पॉइंट पे होगी, हाईएस्ट पॉइंट पर। तो देखिए मैं टोटल एनर्जी एयर मानता हूं लोएस्ट पॉइंट पर, और टोटल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी मानता हूं, ईएस मानता हूं। ठीक है, तो लोएस्ट पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी है, ईयर। हाईएस्ट पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी है, ईएस है। अब देखिए मैं इस लोएस्ट पॉइंट को ना रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूं। रेफरेंस पॉइंट का मतलब जहां से हम लोगों को हाइट निकालनी है। तो इस लोएस्ट पॉइंट पर हाइट तो जीरो है भाई, लोएस्ट पॉइंट पर एल पॉइंट पर एक्स की वैल्यू कितनी है, जीरो, हाइट की वैल्यू जीरो है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, लोएस्ट पॉइंट पर सिर्फ आपकी काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी का जोड़ किसके साथ, पोटेंशियल एनर्जी के साथ। एक मिनट रुकना लोग। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने बात की लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की। लोएस्ट पॉइंट पर जो एनर्जी थी टोटल एनर्जी, वही एनर्जी कौन से पॉइंट पर होगी, हाईएस्ट पॉइंट पर। अब मैंने इस एल पॉइंट को, लोएस्ट पॉइंट को क्या माना, रेफरेंस पॉइंट माना, जहां से हम लोगों ने हाइट को कैलकुलेट करना है। अब इस एल पॉइंट पर कोई हाइट नहीं है, जीरो हाइट है। एच की वैल्यू कितनी है इस एल पॉइंट पर, जीरो है। तो इसका मतलब इस एल पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो है। तो इस एल पॉइंट पर सिर्फ कौन सी एनर्जी है, ओनली काइनेटिक एनर्जी। और वो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके बराबर होगी, 1/2 mvl² के बराबर। और मैं लिख लेता हूं पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो है लोएस्ट पॉइंट पर। अब देखिए आप हाईएस्ट पॉइंट पर बात करें हम लोग, वेलोसिटी भी है,
और हाइट भी है, ये हाइट आ जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पर। अगर ये एल है आपके पास, या आर ले लें हम लोग, जैसे रेडियस को, सर्कल की रेडियस आर मान लेते हैं, ये अगर आर है तो ये भी आर है, तो टोटल हाइट हाईएस्ट पॉइंट की लोएस्ट पॉइंट से कितनी है, 2r के बराबर है। तो इसका मतलब इस हाईएस्ट पॉइंट पर कौन सी एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पर 1/2 mvh का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी mgh होती है। अब दोबारा से देखो h क्या है आपकी, लोएस्ट पॉइंट से एज पॉइंट तक की हाइट कितनी है हमारे पास, 2r के बराबर। अगर ये सर्कल की रेडियस r है तो डायमीटर हो जाएगा ये, तो इसलिए ये mg × 2r ये पोटेंशियल एनर्जी है। ये क्या आ जाएगी, हम लोगों के पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। अब देखिए क्या होगा, जहां आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और आप देखोगे m से m तो कैंसिल हो चुका है वहां। अब देखिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, m से m को कैंसिल कर दिया, क्योंकि यहाँ भी m था और इस साइड में भी m कॉमन था, तो m से m क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। तो देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट बचेगा, dl², और साथ में मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड, तो 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ dl² बचा बराबर है, यहाँ आपका क्या बचेगा खाली vh², और यहाँ 2 की गुणा 2 से करोगे तो 4 हो जाएगा प्लस 4gr। अब vh² की वैल्यू कम से कम वैल्यू कितनी आ सकती है आपके पास, rg के बराबर आती है। मैं vh² की वैल्यू को बोलता हूँ, ना कि vh की वैल्यू को। तो vh² की जो वैल्यू आ सकती है, कम से कम वैल्यू जो होगी हमारी, वो rg के बराबर होगी। तो मैं vh² की जगह पे क्या रखूंगा, rg रखूंगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, rg प्लस rg, सॉरी 4rg, और this is equal to 5rg। तो that means at lowest point velocity is equal to root of 5rg। आप लोग एक बार दोबारा से सुनिए, हम लोगों ने यहाँ क्या किया, हमने कहा लो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, हमें क्या कहा है, लोएस्ट पॉइंट पे टोटल एनर्जी बराबर थी हाईएस्ट पॉइंट पे टोटल एनर्जी के बराबर। लोएस्ट पॉइंट पर हाइट 0 है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, वहाँ 0 थी। सिर्फ यहाँ कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mvl²। हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी है जो कि 1/2 mvl² है, और हाईएस्ट पॉइंट की जो हाइट है वो 2r है, तो पोटेंशियल एनर्जी वहाँ mg × 2r है। अब हमने क्या किया, m से m को कैंसिल किया, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ से vl² बराबर है vh² प्लस में 4gr और rg प्लस में 4rg, यानी कि 5rg। ये vl² की वैल्यू है, और vl की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5rg आ जाएगी। तो दैट मींस लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी किसके बराबर हो, कम से कम 5rg के बराबर, या इससे ज्यादा हो, तो ही क्या हो सकता है कि वो बॉडी उस वर्टिकल रूट को क्या कर पाएगी, कंप्लीट कर पाएगी। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ देखना है, लोएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी की वैल्यू आए आपकी, वो √5rg से ज्यादा या उसके बराबर आए। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे इस टॉपिक के बारे में हम बताते हैं। अब हम लोगों को टेंशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि टेंशन का हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, तो आगे बढ़े हम लोग इस टॉपिक में। मैं आपके कमेंट की वेट कर रहा हूँ, आप मुझे जल्दी बताइए क्लियर आप लोगों को यहाँ तक कि हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी कैसे निकाली है। सर भैया rg कहाँ से आया है, जो आपका rg है ना, देखिए vh² तो आपका किसके बराबर था, मतलब vh आपका अगर √rg है तो इसका स्क्वायर अगर आप करोगे तो rg के बराबर आएगा। तो इसीलिए ये हम लोगों ने vh² की जगह पे क्या लिख दिया, rg लिख दिया। मैं इसके अनुसार लिख रहा हूँ, vh हमारे पास किसके बराबर था, √rg के बराबर था, तो उसका स्क्वायर क्या होगा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये vh² की वैल्यू मैंने किसके बराबर लिखी, rg के बराबर लिखी है। तो rg प्लस में 4rg, इस तरीके से ये 5rg आ जाता है। ठीक है, तो अब देखिए आप लोगों को पता लगा कि हमारे पास
लोएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी का रिजल्ट आए या तो रूट ऑफ 5rg से ग्रेटर हो या उसके बराबर आए, तो ही वो बॉडी क्या कर पाएगी, वर्टिकल लूप को कंप्लीट कर पाएगी। तो अगर आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं इस टॉपिक में। अब हम लोगों को टेंशन को फाइंड आउट करना है कि हमारे पास टेंशन का रिजल्ट क्या रहेगा। आप VF स्क्वायर की जगह पे कितना लिखोगे, RG लिखोगे, तो ऐसा करने से आपके पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी कौन से पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर। तो देखिए TH इज इक्वल टू m बार है VF स्क्वायर की जगह पे मैं लिखूंगा RG, डिवाइड में क्या है R है, माइनस में क्या है G है, तो R से R कैंसिल, G माइनस G कितना हो जाएगा 0। तो दैट मींस हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन कितनी आ चुकी है, 0 आ चुकी है। जब आप VF स्क्वायर की वैल्यू को कितना रखोगे, RG के बराबर रखोगे। अब बात करते हैं लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन की। तो देखिए लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन का रिजल्ट क्या था, TL इज इक्वल टू ये था m VL स्क्वायर बाय R प्लस m इनटू में G, ये हमारे पास रिजल्ट था। अब आप VL स्क्वायर की जगह पे कम से कम कितनी वैल्यू रख सकते हो, रूट ऑफ 5rg, और VL की जगह पे आपका रिजल्ट VL स्क्वायर की जगह पे रूट 5rg के बराबर रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं यहाँ VL स्क्वायर की जगह पे कितना रिजल्ट लिख सकता हूँ, VL स्क्वायर इज इक्वल टू 5rg। तो VL स्क्वायर की जगह पे आप 5rg रखोगे तो देखिए क्या रिजल्ट बनेगा, m बाय r इंटू 5rg प्लस mg। अब एक r से एक r कैंसिल, तो यहाँ 5mg प्लस mg, दैट मींस दिस इज इक्वल टू 6mg। इसके बराबर रिजल्ट आ गया, ये 6mg के बराबर रिजल्ट आ जाता है। तो इज दैट क्लियर आप लोगों को यहाँ तक कि हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 आएगी जब आप VL स्क्वायर की वैल्यू को RG रखोगे, और लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन का ये रिजल्ट था, मैंने VL स्क्वायर की वैल्यू को 5rg रखा, तो ऐसा करने से ये हमारे पास रिजल्ट किसके बराबर आ जाता है, 6mg के बराबर आ जाता है। अब कुल मिलाकर आप लोगों को यहाँ से कुछ कंडीशंस पता लगी कि हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन कम से कम कितनी आए, 0 आए, या 0 से ज्यादा हो, या मैं ये कह दूं कि टेंशन का जो डिफरेंस है हाईएस्ट पॉइंट पर और लोएस्ट पॉइंट पर वो कितना हो, 6mg माइनस 0, दैट मींस 6mg के बराबर हो। कुल मिलाकर ये बात है कि टेंशन का जो डिफरेंस है आपका लोएस्ट पॉइंट पर हाईएस्ट पॉइंट पर किसके बराबर आना चाहिए, हमेशा 6mg के बराबर आना चाहिए, तो क्या हो पाएगा, वर्टिकल लूप पूरा हो पाएगा। या फिर हम कहें कि हम ऐसी बॉडी को वेलोसिटी दे कितनी, रूट 5rg लोएस्ट पॉइंट पर और रूट rg कौन से पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर, तो ऐसी कंडीशन में वो बॉडी क्या कर पाएगी, वर्टिकल लूप को कंप्लीट कर पाएगी। तो आप मुझे बताइए यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। तो अब हम इसके अगले केस को स्टडी करेंगे, क्या ये बॉडी यहाँ ऑसिलेट भी कर सकती है, ऑसिलेट करेगी तो कैसे ऑसिलेट करेगी, ये हमें यहाँ देखना है। अगर यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है तो आप मुझे बताइए, जल्दी बताइए, आप लोग कमेंट करने में थोड़ा डिले हो, जल्दी कमेंट करा करो ताकि मुझे ये पता रहे कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया है या नहीं आया है। जल्दी बताओ ये आप लोग, क्योंकि आप लोगों के कमेंट के अनुसार ही चला जाता है। सन्नी आपको क्लियर है, दीपांशु आपको भी क्लियर है। तो चलिए अब हमारे पास कंडीशन आएगी ना, वो ऑसिलेशन की कंडीशन को स्टडी करेंगे कि कैसे कोई बॉडी ऑसिलेट कर सकती है और कौन सी ऐसी कंडीशन है कि जिसके अंदर ये सर्कुलर ऑर्बिट को लीव कर देगी, यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर वर्टिकल लूप पूरा नहीं हो पाएगा, ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है ये पूरी नहीं हो पाएगी। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं, और वो कंडीशंस हम लोगों को स्टडी करनी है, और उन कंडीशंस में आप लोगों को पता लगेगा कि कम से कम इतनी वेलोसिटी हो ऑसिलेशन के लिए या सर्कल को लीव करने के लिए। ठीक है आशीष, आपको भी समझ में आ चुका है। अब आप कंडीशन जो स्टडी करोगे यहाँ, वो ऑसिलेशन की कंडीशन को स्टडी करोगे, कंडीशन फॉर ऑसिलेशन और कंडीशन फॉर टू लीव द वर्टिकल लूप। अब मैं दो कंडीशंस की बात करूंगा, एक कंडीशन किसके लिए है, ऑसिलेशन के लिए, दूसरी कंडीशन किसके लिए है, वर्टिकल लूप को लीव करने के लिए। तो फर्स्ट कंडीशन हम स्टडी करते हैं फॉर ऑसिलेशन बिटवीन L एंड M।
कि वो पार्टिकल, वो बॉडी L से लेकर M पॉइंट के बीच क्या करता रहे, ऑसिलेट करता रहे, तो वहाँ कितनी वेलोसिटी आए ये हमें यहाँ देखना है।